अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एमबीबीएस से हो, नर्सिंग से हो, फिजिकल थेरेपी से हो, किसी भी मेडिकल की फील्ड से हो, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 1, द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट इन एडल्ट्स इज। नॉर्मल जो एडल्ट में रेस्टिंग हार्ट रेट होती है वो कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। मतलब इसके बीच में होनी चाहिए, तो इसका मतलब है वो नॉर्मल हार्ट रेट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच नोड इनिशिएट्स द नॉर्मल कार्डियक इम्पल्स पेस मेकर ऑफ द हार्ट? हमारे हार्ट में एक स्पेसिफिक टाइप के जो होते हैं वो सेल्स होते हैं जो कि कार्डियक इम्पल्स को इनिशिएट करने के लिए अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो होता है ऐसे नोड। ऐसे नोड ही नॉर्मल कार्डियक इम्पल्स को इनिशिएट करता है। जिन लोगों में ऐसे नोड में प्रॉब्लम हो जाता है तो उनका जो कार्डियक इम्पल्स है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द इंट्रिंसिक फायरिंग रेट ऑफ द ऐसे नोड इज अप्रोक्सीमेटली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे नोड ही नॉर्मल जो कार्डियक इम्पल्स है उसे इनिशिएट करता है, तो इसका नॉर्मल रेट कितना होता है? डेफिनेटली इसका नॉर्मल रेट होगा जो कि हमारा नॉर्मल कार्डियक हार्ट रेट होता है, जिसे 60 to 100 बीट्स पर मिनट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द इंट्रिंसिक फायरिंग रेट ऑफ द एवी नोड इज अप्रोक्सीमेटली। जैसे कि ये एक पूरा पाथवे होता है कि इम्पल्स जो होती है वो ऐसे नोड से स्टार्ट होती है, फिर एवी नोड की तरफ जाती है, फिर वो फर्दर ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर कुछ लोगों में ऐसे नोड में प्रॉब्लम हो जाता है तो एवी नोड भी कार्डियक इम्पल्स को इनिशिएट कर सकती है, लेकिन इसका जो रेट होता है इसका रेट थोड़ा सा स्लो होता है। तो हमारे पास जो एवी नोड है उसका फायरिंग रेट कितना होता है? वो होता है 40 to 60 बीट्स पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, द इंट्रिंसिक फायरिंग रेट ऑफ द परकिंजी फाइबर। जैसे ऐसे नोड से स्टार्ट होगी इम्पल्स, उसके बाद एवी नोड की तरफ जाएगी, उसके बाद वो जाएगी परकिंजी फाइबर्स पर। तो परकिंजी फाइबर भी जो इनिशिएट कर सकते हैं नर्व इम्पल्स, सॉरी, कार्डियक इम्पल्स को। तो उसका नॉर्मल रेट जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 20 to 40 बीट्स पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द हार्ट इज। अगर आप ये करेक्ट सीक्वेंस याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नोड जो होता है वो फास्टर और नॉर्मल जो कार्डियक इम्पल्स है उसे इनिशिएट करता है, फिर सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, फिर थर्ड नंबर पर कौन सा आता है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का वो है ऐसे नोड, उसके बाद फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है परकिंजी फाइबर्स। और बंडल ऑफ हिस को जो है वो लेफ्ट और राइट वो कन्वर्ट हो जाती है बंडल ब्रांचेस में भी। क्वेश्चन नंबर 7, द पी वेव ऑन ईसीजी। आपको पता है जो कार्डियक रेट होता है उसको चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। उस पर वो एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ पर जो होती है वो कुछ वेव्स शो होती हैं, जिनमें एक वेव होती है पी वेव, दूसरी एक लॉन्गर वेव होती है जिसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, उसके बाद टी वेव भी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो पी वेव होती है ईसीजी में वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ऐसा हार्ट में क्या हो रहा होता है जिसकी वजह से ईसीजी पर ये पी वेव जो होती है वो शो होती है। तो हम उसे कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। मतलब हार्ट के जो अपर चैम्बर्स हैं एट्रिया, वो एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट करते हैं जो कि पी वेव की फॉर्म में ईसीजी पर शो होती है। क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद जो सेकंड वेव होती है जो मैंने आपको कहा वो लॉन्गर होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वो ईसीजी पर किस चीज को शो करती है? वो शो करती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। ठीक है, ये बात याद रखनी है। पी वेव किसे जो है वो शो करती है ईसीजी पर? वो करती है कि जब हमारे दोनों अपर चैम्बर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसे हम एट्रियल डीपोलराइजेशन कहते हैं। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको शो करती है? जब वेंट्रिकल्स दोनों डीपोलराइजेशन करती हैं तो उस वक्त क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। जो टी वेव मैंने बताया ईसीजी पर वो किसको रिप्रेजेंट करती है? अब दोनों अपर चैम्बर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लोअर चैम्बर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो टी वेव किसको शो करती है? टी वेव शो करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को।
क्योंकि जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रही होती हैं तो एट्रिया जो है वो रीपोलराइज कर रही होती है, मतलब वो रिलैक्स कर रही होती है। तो टी वेव एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करती है, वो जाहिर करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। क्वेश्चन नंबर 10, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट इन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। कार्डियक आउटपुट क्या होता है ना, कार्डियक आउटपुट कहाँ किसे जाता है? कार्डियक आउटपुट जो होता है ना वो टोटल वॉल्यूम होता है ब्लड का, जो कि हमारे हार्ट जो होते हैं ना वो 1 मिनट में पंप करते हैं, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट हम कैसे मालूम कर सकते हैं? एक हमारी चीज होती है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है जो ब्लड का अमाउंट होता है ना एक बीट पर, जो हमारा हार्ट जो है वो एक बीट पर जो पंप करता है ब्लड को, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और उसको हार्ट रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे हार्ट रेट कहा जाता है बीट्स पर मिनट, कि हमारा हार्ट कितनी दफा कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितनी दफा बीट करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया पीछे भी कि नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो 60 to 100 होती है। तो और नॉर्मल जो होती है ना मोस्टली जो एडल्ट में होती है वो होती है 72 to 75। तो अगर सपोज किसी का जो हार्ट रेट है वो 72 है, तो हम सिंपली उसे क्या करेंगे, उस स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो एक जो नॉर्मल पर्सन है वो कितना ब्लड जो है वो पंप करता है ना, उसका कार्डियक आउटपुट कितना होता है, वो बिल्कुल उसका टोटल ब्लड वॉल्यूम ही होता है। जैसे कि ये तो आप लोगों को जरूर पता होगा जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं कि नॉर्मल हमारी बॉडी में ब्लड का अमाउंट कितना होता है, वो होता है 4 to 6 लीटर्स होता है। मतलब अगर फीमेल है तो 4.5 लीटर्स होता है, और अगर नॉर्मल जो वेट का पर्सन है उसका 5 to 6 लीटर्स तक भी हो सकता है। तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है ना वो एक्चुअल में वो पूरा ही ब्लड जो होता है वो हार्ट की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके और पंप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अब आप समझ गए होंगे, इसका करेक्ट आंसर है 4 to 6 लीटर्स पर मिनट। ये हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है। क्वेश्चन नंबर 11, कार्डियक आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी कि कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने का सबसे इजी वे है कि उससे स्ट्रोक वॉल्यूम को जो है वो हार्ट रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 12, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम ना नॉर्मल भी होता है कितना, तो मतलब उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, जाहिर बात है वो मालूम होगा तो ही हम कार्डियक आउटपुट मालूम कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन में प्रॉब्लम है तो जाहिर बात है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होगा और हमें पता चल जाएगा कि इसका कार्डियक आउटपुट जो है वो इसमें इश्यू है। लेकिन जो नॉर्मल आपको याद रखना है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ना नॉर्मल एक पर्सन का वो होता है 70 ml। तो अगर सपोज किसी का नॉर्मल कार्डियक वॉल्यूम है 70 ml पर मिनट, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी हार्ट रेट से, सपोज उसकी हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट है, और अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 to 6 लीटर्स के दरमियान में ही आएगा। इसका मतलब है हमारा जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है वो 4 to 6 लीटर्स के बीच में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक लॉ है जिसे कहा जाता है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ स्टेट्स दैट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज व्हेन। ये एक लॉ है जिसमें हार्ट के बारे में जो है वो बताया जाता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि जो कार्डियक आउटपुट है वो कब इंक्रीज होता है? वो इंक्रीज होता है जब हमारा ब्लड जो होता है उसका रिटर्न होता है, मतलब वेन्स के थ्रू रिटर्न होता है, और तो उसकी वजह से हमारा जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है जब हमारी वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स कर रही होती हैं, तो वो हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो हम इसे कहेंगे कि कार्डियक आउटपुट तब इंक्रीज होता है जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्री लोड रेफर्स टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जब भी आप कार्डियक फिजियोलॉजी में से, कार्डियक बायोलॉजी में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि प्री लोड का क्या मतलब होता है। प्री लोड का मतलब होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय और प्रेशर वेंट्रिकुलर फिलिंग। जब वेंट्रिकल्स फिल हो रही होती हैं और जब उस वक्त रिलैक्स होती हैं वेंट्रिकल्स और वो फिल हो रही होती हैं तो हम इसे प्री लोड कहा जाता है। आफ्टर लोड किसे कहा जाता है? आफ्टर लोड कहा जाता है रेजिस्टेंस द वेंट्रिकल मस्ट ओवरकम टू इजेक्ट ब्लड। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच आयन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेटू फेज ऑफ द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ये जो फेज होती है ये सिर्फ हमारे कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में होती है।
और ये किसकी वजह से होती है? इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम इनफ्लक्स वाया एल टाइप चैनल्स। क्वेश्चन नंबर 17, द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल फेज जीरो, जिसे हम रैपिड डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, वो किसकी वजह से होती है? वो सिंपली होती है रैपिड सोडियम इनफ्लक्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18, द पेस मेकर पोटेंशियल, जिसे फनी करंट भी कहा जाता है, इन ऐसे नोड इज कैरीड बाय, ये एक स्पेसिफिक टाइप के चैनल्स होते हैं जिसे कहा जाता है HCN चैनल। इस करंट हो सोडियम पोटाशियम पंप भी हम इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन, प्रेशर एंड रेडियस? इसका करेक्ट आंसर है लैप्लेसिस लॉ। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लड प्रेशर इज कैलकुलेटेड एज, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है cardiac output multiplied by TPR, temperature, pulse and respiration. Question number 21, normal systolic और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन एडल्ट इज, ये भी बिल्कुल इजी है, इसका करेक्ट आंसर है 120 बाई 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। क्वेश्चन नंबर 22, मीन आर्टीरियल प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय, ये कैलकुलेट किया जाता है मीन आर्टीरियल प्रेशर डायस्टोलिक प्लस 1/3 part of the systolic blood pressure minus diastolic. क्वेश्चन नंबर 23, पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर किसे कहा जाता है? पल्स प्रेशर इज इक्वल टू लाइक सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 24, which baroreceptors are most important for short term blood pressure regulation? बैरो रिसेप्टर्स, कौन से बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए? वो है कैरोटिड साइनस एंड एयोर्टिक आर्क बैरो रिसेप्टर्स, क्योंकि ये दोनों ही इन बैरो रिसेप्टर्स के थ्रू प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और जो है वो शॉर्ट और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन ब्लड प्रेशर राइजेस बैरो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड बाय, वो सिंपली क्या करते हैं? वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सेस को स्पीड अप करता है। और तो इनका काम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करना और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करना, क्योंकि वो एक रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम है। वो फिर क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 26, द बेन ब्रिज रिफ्लेक्स कॉजेज टैकीकार्डिया व्हेन, टैकीकार्डिया कहा जाता है फास्ट हार्ट रेट को, और ये एक रिफ्लेक्स होता है बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, वो होता है वीनस रिटर्न, जब वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है और हमारे जो राइट एट्रियम है वो ज्यादा स्ट्रेच करता है। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग सिस्टोल विच इवेंट अकर्स फर्स्ट, सिस्टोल में जो सबसे फर्स्ट इवेंट होता है वो होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब जो होता है वो एक जो चैम्बर्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो एक सेम रहता है, उसे कहा जाता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉज्ड बाय, जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो कॉज होती है जब हमारे मिट्रल और दो ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं वो क्लोज होते हैं, तो ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 29, जो सेकेंड हार्ट साउंड होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। मतलब फर्स्ट साउंड जो होती है वो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने की वजह से होती है, और जो सेकंड साउंड प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स के क्लोज होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 30, इजेक्शन फ्रैक्शन को जो कैलकुलेट करने का वे है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन नंबर 31, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होती है ना वो होती है 55 to 70%। क्वेश्चन नंबर 32, इन हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, तो इजेक्शन फ्रैक्शन उस वक्त पर्सन का कितना कम हो जाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल पर्सन का 55 to 70% होना चाहिए, अगर इसमें से किसी का 40% से डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब है कि वो हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन?
इसका करेक्ट आंसर है डायस्टॉल, जिसे हम वेंट्रिकुलर फिलिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, total peripheral resistance is mainly determined by arterioles. Question number 35, which vessel type contains the largest blood volume at rest? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका मतलब है वेन्स। वेन्स जो होती है ना, उनके पास लार्जेस्ट ब्लड वॉल्यूम होता है रेस्टिंग कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 36, द फिक प्रिंसिपल इज यूज टू कैलकुलेट। ये भी एक प्रिंसिपल है जो कि कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 37, which nervous system increases heart rate and contractility? ये पीछे भी मैंने डिस्कस किया कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिविटीज को जो है वो इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, एसिटाइल कोलिन जो कि केमिकल है रिलीज बाय द वेगस नर्व एक्ट्स ऑन द हार्ट टू। ये जब रिलीज होता है वेगस नर्व से तो इसका काम क्या होता है? ये हमारी हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है M2 रिसेप्टर्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 39, नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीजेस हार्ट रेट बाय एक्टिंग ऑन विच रिसेप्टर? ये भी एक केमिकल है जो कि हार्ट रेट को किस तरह से इंक्रीज करता है? बीटा 1 एंड एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर अटैच होकर। क्वेश्चन नंबर 40, कोरोनरी ब्लड फ्लो इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग? इसका करेक्ट आंसर है डायस्टॉल। क्वेश्चन नंबर 41, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल फैक्टर रेगुलेटिंग coronary blood flow is? The correct answer is local hypoxia or adenosine. Question number 42, Starling forces govern fluid movement across capillaries. Net filtration occurs when? The correct answer is capillary hydrostatic pressure exceeds plasma oncotic pressure. Question number 43, which condition causes a widened pulse pressure? इसका करेक्ट आंसर है एओर्टिक रीगर्जिटेशन। क्वेश्चन नंबर 44, pulses paradoxes exaggerated fall in BP during inspiration is seen in? इसका करेक्ट आंसर है कार्डियक टेम्पोनेट। क्वेश्चन नंबर 45, कार्डियक टेम्पोनेट causes which classic triad or Beck's triad? Hypotension, muffled heart sound, and raised JVP. Question number 46, in aortic stenosis, which murmur is heard? The correct answer is systolic ejection murmur at aortic area radiating to neck. Question number 47, ventricular fibrillation on ECG shows chaotic irregular waveforms with no identifiable QRS. Question number 48, in first degree AV block, the ECG shows? The correct answer is prolonged PR interval less than 200 milliseconds with all P waves conducted. Question number 49, third degree AV block is characterized by? The correct answer is complete dissociation between P waves and QRS complexes. Question number 50, which diuretic is first line for hypertension in uncomplicated cases? The correct answer is thiazide diuretics. Thank you for watching.